जब मैं कमाने के लिए शहर पहुंचा तो वहां मेरे दोस्त की वजह से मुझे फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। मैंने उससे बोला, भाई रहने के लिए मुझे कोई किराए पर कमरा दिलवा दो। वह मुझे लेकर एक बस्ती में बने छोटे से मकान के पास लेकर पहुंचा। उस मकान को देखकर मैं बोला, भाई ऐसा लगता है जैसे सालों से मकान खाली पड़ा है। अरे यह भी तो सोचो, इसका किराया महज 1,000 रुपये महीना है। किसी अच्छी कॉलोनी में 3,000 रुपये से कम में तो आजकल कमरा नहीं मिलेगा। यहाँ तो साथ में रसोई भी है। यह बात ठीक है, अभी यहीं रह लेते हैं, बाद में देख लेंगे। दूसरे दिन शाम को थोड़ा सा सामान एक रिक्शे पर लाद कर मैं वहाँ पहुँचा। ताला खोलकर कमरे में गया। उदास मन से फोल्डिंग चारपाई बिछाकर कमरे में रसोई घर में झाड़ू करने के बाद मैं दरवाजे को ताला लगाकर गली की नुक्कड़ वाली चाय की दुकान की ओर जाने ही वाला था कि मेरी नज़र सामने वाले 2 मंजिला मकान के बाहर टंगे बोर्ड की ओर उठी, जिस पर लिखा था पंडित जयप्रकाश शास्त्री। मैंने अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी सामने वाला दरवाज़ा खुला। 24-25 साल की सांवले रंग की एक औरत ने बाहर झांक कर देखा तो मेरे मुरझाए चेहरे पर मुस्कान भरी। मैं बोला, नमस्ते, मैं यह सामने वाला कमरा किराए पर लिया है। नमस्ते, वह औरत थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराई। बोर्ड, यह नाम मैंने कहीं और भी पढ़ा है। मैंने उस औरत के चेहरे पर नज़र टिकाते हुए पूछा, ज़रूर पढ़ा होगा, मेरे पति का दफ्तर बस अड्डे के सामने है, ज़्यादातर लोग उनसे वहीं मिलते हैं। वह औरत भी मुस्कुराई। क्या आपकी भी कोई समस्या है? रात के समय यहीं पंडित जी से बात कर लीजिएगा। वैसे आपका नाम? विशाल। और आपका नाम? रोशनी। अच्छा चलता हूँ, फिर मिलेंगे, कहता हुआ मैं आगे बढ़ गया। रात को सामने वाले मकान के समीप एक मोटरसाइकिल आकर रुकी, जिसमें एक पंडित अधेड़ उम्र का पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, इस मकान में आप ही नए किराएदार आए हो? इसके मालिक गणेश जी का मुझे फ़ोन आया था। अच्छा हुआ आप आ गए, काफ़ी समय से यह घर खाली पड़ा था। आओ भीतर बैठते हैं। रोशनी, 2 कप चाय लाना। बिना किसी नानुकुर के मैं उस शख्स के पीछे चला गया। जब हम दोनों एक अच्छे तरीके से सजे कमरे में जाकर बैठ गए, मैंने पूछा, आप ही पंडित जयप्रकाश जी हैं? हाँ हाँ, वैसे मेरा दफ्तर बस अड्डे के सामने है। तभी रोशनी चाय लेकर आ गई तो पंडित जी ने परिचय कराया। मेरी पत्नी रोशनी है और यह सामने वाले मकान में नए किराएदार आए हैं। नमस्ते। हम दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे का अभिवादन किया। रोशनी के बाहर जाते ही पंडित जी ने पूछा, आपका परिवार कहाँ रहता है? जी क्या कहूँ, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। चाचा चाची ने घरेलू नौकर बनाकर रख लिया। जो थोड़ी सी ज़मीन थी वह भी उन्होंने हड़प लिया। बस यही समय की दर दर की ठोकरें खाता हुआ न जाने कैसे आपके शहर में आ पहुँचा हूँ। किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हो? पंडित जी ने पूछा। जी हाँ, देखो इंसान को घर जरूर बसाना चाहिए। अकेले आदमी की ज़िंदगी भी भला कोई ज़िंदगी होती है? अब देखो, मुझे 7 साल पहले पत्नी गुजर गई। दोनों बच्चों के पालने की समस्या मुँह बाए खड़ी थी। फिर घर की जिम्मेदारियाँ भी थीं और जीवन साथी की ज़रूरत का एहसास भी था। तो 45 साल की उम्र में दूसरी शादी कर ली। ढूंढने पर गरीब घर की रोशनी मिल गई, जो हर लिहाज से नेक पत्नी साबित हो रही है। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? 26-27 साल होगी, मैं उदास लहजे में बोला। पहले मैं एक बस्ती में रहता था, वहाँ एक लड़की पसंद भी आई थी, पर वह किसी पढ़े लिखे बाबू की पत्नी बनना चाहती थी। हालांकि उसका बाप हमारी फैक्ट्री में ही नौकरी करता है, लेकिन उस लड़की को अपनी खूबसूरती पर घमंड है। अरे भाई, देखने में तो तुम भी हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त नौजवान हो। पंडित जी हंसते हुए बोले, कहो तो उस लड़की से तुम्हारे फेरे डलवा दे क्या? ऐसा मुमकिन है क्या? मुझे तो जैसे मुँह मांगी मुराद मिल गई। बेटा, मैं ज्योतिष का ही नहीं, तंत्र मंत्र का भी अच्छा माहिर हूँ। ऐसा वशीकरण मंत्र दूंगा कि वह लड़की तुम्हारे कदमों में लिपटी नजर आएगी। सच? मैं खुशी से चहकते हुए पूछा कि आज यानी जल्दी ही वह वशीकरण मंत्र मुझे दे सकेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाने पर वह किसी दूसरे शख्स की दुल्हन बन जाए। अरे, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। पंडित जी ने मेरी ओर देखा। जी विशाल। बहुत अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हो? मैं ढाबे पर खाना खाने। घर पर खाना नहीं बना सकता।
न चलो आज हमारे साथ ही खा लेना। पंडित जी ने रोशनी को आवाज़ लगाई। थोड़ी देर में भोजन की 2 थालियां देना। विशाल भी मेरे साथ ही खाना खाएंगे। पंडित जी, आप बेकार में तकलीफ़ कर रहे हैं, मुझे तो ढाबे पर खाने की आदत है। वैसे आपने जो वशीकरण मंत्र की बात कही, उसकी फ़ीस कितनी होगी? कल शाम को मेरे दफ्तर पर आ जाना, वहीं फ़ीस की बात कर लेंगे। तुम तो हमारे पड़ोसी हो, काम हो जाने पर मुँह मांगा इनाम लेंगे। भाई, तुम्हें मनपसंद पत्नी मिल जाए, यही हमारी फ़ीस होगी। वैसे ज़्यादा क्या, शगुन के तौर पर 1100 रुपये दे देना। तभी रोशनी भोजन की 2 थालियां लेकर आ गई। स्वादिष्ट भोजन करने के बाद मुझको सारी रात गहरी नींद आई। अगले दिन शाम के 6 बजे मैं पंडित जी के दफ्तर जा पहुंचा। पंडित जी ने मेरे लिए फ़ौरन चाय मंगवाई। बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद कागज़ का एक टुकड़ा पंडित जी ने मेरे सामने रखा। मैंने वशीकरण मंत्र पहले ही लिख रखा था, इसे ठीक से पढ़ लिया तो मैंने कहा, हाँ, यह साधारण सा मंत्र है। मैंने खुशी जाहिर करते हुए कहा, हाँ, इसके जाप की विधि, हाँ हाँ, यही बताने जा रहा हूँ। इस खाली जगह पर उस लड़की का नाम लिख देना, वही बोलना है। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और खाली जगह पर गीता का नाम लिया तो पंडित जी मुस्कुराए। लड़की का नाम तो काफ़ी अच्छा है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब ध्यान से सुनो, हर रोज़ रात को सोने से पहले एक माला फेरनी होगी। 40 दिनों तक इसी क्रम को दोहराना है। जब भी रात को माला फेरने बैठना तो तुम्हारा चेहरा उस लड़की के घर की दिशा में ही होना चाहिए। दिशा का ठीक ठाक अंदाज है ना? जी हाँ, बस अभी तुम एकदम बेफिक्र हो जाओ। हर दूसरे चौथे दिन उसकी गली के चक्कर लगाते रहना। तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे कि तुम्हारे प्रति उसकी चाहत किस कदर बढ़ती चली जा रही है। मैंने जेब से 1100 रुपये निकालकर पंडित जी के हाथ पर रख दिए। बेटा, 40 दिन के बाद पंडित जयप्रकाश का चमत्कार देखना। अच्छा, मुझे अभी एक यजमान के यहाँ जाना है। मैं अपने कमरे का ताला खोल रहा था कि सामने से रोशनी की आवाज़ सुनाई दी। नमस्कार। पंडित जी ने सुबह मुझे सब कुछ बता दिया था। मंत्र जाप की विधि सीख ली। कितने दिए हैं? 1100 रुपये, मैंने मुस्कुराते हुए बताया। गनीमत है कि 2100 या 3100 नहीं लिए, रोशनी ने मजाकिया लहजे में कहा। अब तो पूरे 40 दिन बाद ही प्रेमिका आपके पीछे पीछे चल रही होगी। क्या चाय पियेंगे? आप रहने दो, बच्चे बेकार में शक करेंगे। मैं रोशनी की आंखों में झाँक कर बोला, दोनों ट्यूशन पढ़ने गए हैं, घंटे भर बाद लौटेंगे। उस दिन चाय पीते समय मैं महसूस किया कि रोशनी मेरी तरफ खींच रही है। उसकी मनोदशा को मैं साफ साफ समझ रहा था। आपके पास एक दिन मैं शाम को 5 बजे अपने कमरे पर लौट आया। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनते ही रोशनी ने बाहर झाँक कर फिर बाहर सुनसान गली का मुआयना करने के बाद वह तेज कदमों से मेरे कमरे में पहुंची। जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। चाय तो बाद में पी लेंगे, पहले ज़रा मुँह तो मीठा कराओ। कहते हुए मैंने रोशनी को बाहों में भरते हुए उसके गालों पर चुम्बन की झड़ी सी लगा दिया। अरे क्या करते हो, दरवाज़ा खुला है, कोई आ जाएगा। रोशनी शर्मीले अंदाज में खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ठीक है, चलो मैं अभी आता हूँ। मेरी बाहों से छूटते ही रोशनी अपने कमरे में जा पहुँची। उस दिन चाय पीते समय मेरे रोशनी के बीच काफ़ी बातें होती रहीं। रोशनी ने बताया कि उसके माता पिता भी जल्दी ही चल बसे थे। मौसा मौसी ने नौकरानी की तरह उसे घर में रखा। विदुर पंडित जी इन्हीं के गांव में रहने वाले एक जानने वाले के जरिए शराबी मौसा पर अपना रुतबा और दौलत के साथ 1 लाख रुपए हाथ में थमाते हैं और फिर 20 साल की रोशनी अधेड़ विदुर के पल्ले बांध दी गई। रोशनी, अब जल्दी ही तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, चिंता मत करो। मैं हौले से बोला, क्या कह रहे हो तुम तो खुद ही अपनी प्रेमिका की समस्या से परेशान हो। मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो? मेरी बात गौर से सुनो। पंडित जी के तंत्र मंत्र से कुछ होने वाला नहीं। यह सब तांत्रिकों की ठगी के तरीके मात्र हैं। अंधविश्वास और टोने टोटके के चक्कर में पड़ने वाले लोग ही आसानी से उनके शिकार होते हैं। मैं तुम्हारे नज़दीक आने के लिए पंडित जी के साथ यह चाल चली है ताकि पंडित जी और उनके बच्चे किसी तरह का शक ना करें। इसलिए उनसे मेल बढ़ाने के लिए तुम्हारी खातिर 1100 रुपये देने
पड़े, बात करते हुए कभी भी पकड़े जा सकते हैं। जल्दी मैं तुम्हें चिट्ठी दूंगा, तुम भी चिट्ठी द्वारा ही जवाब देती रहना। मैं अपने कमरे की ओर चल दिया। एक दिन पंडित जी ने सुबह सुबह मेरा दरवाज़ा खटखटाया। क्या बात है, आजकल तुम नज़र ही नहीं आ रहे हो? मेरे ख्याल से वशीकरण मंत्र के 40-50 दिन तो हो ही गए होंगे। तुमने खुशखबरी नहीं सुनाई? पंडित जी ने खड़े खड़े ही पूछा। जी हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आपके आशीर्वाद से गीता पूरी तरह मेरे वश में हो गई। धन्यवाद, आपका वशीकरण मंत्र बहुत अच्छा था। कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। इसी दिन शाम को जब बच्चे ट्यूशन से लौटे तो रोशनी को घर में ना पाकर उन्होंने पंडित जी को फ़ोन किया। वह फ़ोन के बाद घर पहुँचे। उन्होंने सामने देखा कि मेरे कमरे के बाहर भी ताला लगा हुआ था। 4-5 पड़ोसियों से पूछा। पहले सभी ने ना में सर हिला दिया। फिर एक दोस्त को साथ लेकर नज़दीकी थाने में पत्नी रोशनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और अपनी पत्नी के संग मेरी मिलीभगत का शक जाहिर किया। तकरीबन 1 हफ्ते तक जगह जगह पूछताछ करने और ठोकरें खाने के बाद पंडित जी का शक पक्का हो गया कि मैं ही रोशनी को भगा कर ले गया हूँ। इधर मैं रोशनी बहुत दूर निकल आए थे, एक दूसरे शहर में अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।